नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल सिंपल वेस्ट का स्वागत है। दोस्तों, एक नए वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो में हम 2 मार्च 2024 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके इस वीडियो का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, 1 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 1 मार्च को उपरोक्त सभी दिवस मनाए गए हैं, यानी विश्व समुद्री घास दिवस, शून्य भेदभाव दिवस और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। प्रतिवर्ष 1 मार्च को विश्व समुद्री घास दिवस मनाया जाता है। 2024 का इसका विषय रहा है स्वस्थ समुद्री घास स्वस्थ ग्रह। समुद्री वातावरण में समुद्री घास के संरक्षण पर जोर देने के लिए श्रीलंका द्वारा पारित प्रस्ताव के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 23 मई 2022 को 1 मार्च को विश्व समुद्री घास दिवस मनाने की घोषणा की थी। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस भी मनाया जाता है। इस दिवस को वैश्विक स्तर पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा मनाया जाता है। 2024 का विषय रहा है हर किसी के स्वास्थ्य की रक्षा करना, सभी के अधिकारों की रक्षा करना। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन द्वारा प्रतिवर्ष विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस भी 1 मार्च को मनाया जाता है और 2024 का इसका विषय रहा है नायकों का सम्मान और सुरक्षा कौशल को बढ़ावा देना। उस उपरोक्त तीनों के अलावा 1 मार्च को ही सेल्फ इंजरी अवेयरनेस डे भी मनाया जाता है। तो कुल 4 महत्वपूर्ण दिवस इस दिन मनाए जाते हैं। राष्ट्रीय कोयला रसद योजना और नीति के शुभारंभ की घोषणा किसने की है? तो इसकी घोषणा की है प्रहलाद जोशी ने। केंद्रीय कोयला खान और संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने 29 फरवरी 2024 को राष्ट्रीय कोयला रसद योजना और नीति 2023 के शुभारंभ की घोषणा की है। इस नीति का लक्ष्य वित्त वर्ष 2029-30 तक कोयला परिवहन में रेलवे के उपयोग को 87% से अधिक तक बढ़ाना है, जिससे सालाना 21,000 करोड़ रुपए की लागत मूल्य में बचत आएगी। ठीक है। रेल समुद्र रेल परिवहन के एकीकरण में पिछले 5 वर्षों में 50% की वृद्धि देखी गई है। तो जो कोयले का ट्रांसपोर्टेशन है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है रेल और जल परिवहन के माध्यम से किया जाए, जिससे लागत में कमी आए। ठीक है। तो इसके लिए ये नीति लाई गई है। 2030 तक कोयले का उत्पादन 980 मिलियन टन से बढ़कर 1.5 बिलियन टन होने की उम्मीद है। ठीक है। तो जब उत्पादन बढ़ेगा तो इसको ले जाने का कॉस्ट भी बढ़ेगा। ठीक है। तो इसीलिए सस्ते साधन ले जाने के लिए ढूंढे जा रहे हैं कि किस तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोयले को सस्ते दर पर ले जाया जा सके। मुख्य उद्देश्य लागत बचत, पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना और कोयला रसद में बढ़ी हुई दक्षता को हासिल करना है। हाल ही में किस देश की संसद ने LGBTQ विरोधी विधेयक को पारित किया है? तो ये अफ्रीकी देश घाना ने पारित किया है। पश्चिम अफ्रीकी देश घाना की संसद ने 28 फरवरी 2024 को LGBTQ अधिकारों को गंभीर रूप से प्रतिबंधित करने के लिए एक विवादास्पद विधेयक पारित किया है। घाना की संसद के फैसले का दुनिया के कई एक्टिविस्ट विरोध कर रहे हैं। कानून ऐसे लोगों को सजा देने के लिए जो किसी तरह से समलैंगिकता से संबंध में है। न सिर्फ इतना ही बल्कि समलैंगिक, लेस्बियन समेत LGBTQ के अधिकारों के लिए लड़ने वाले लोगों को भी सजा का प्रावधान करता है। इस फैसले के बाद घाना में LGBTQ समुदाय के खिलाफ भेदभाव के गहरे होने की संभावना है। विधेयक के प्रावधानों के अनुसार LGBTQ समुदाय के लोगों को 6 महीने से 3 साल तक की कैद की सजा हो सकती है। साथ ही समलैंगिक अधिकारों के प्रचार समर्थन करने पर 3 से 5 साल तक की कैद की सजा का प्रावधान किया गया है। 54 में से 31 अफ्रीकी देशों में पहले से समलैंगिकता को अपराध माना जाता है। घाना के विधेयक पारित होने के बाद LGBTQ समुदाय के लिए एक महाद्वीपीय व्यापी चुनौती के रूप में ये समस्या रेखांकित की गई है। भारत ने पाकिस्तान की ओर जाने वाले किस नदी के पानी को रोक दिया है? तो भारत ने रावी नदी के पानी को रोक दिया है। भारत ने पाकिस्तान की ओर जाने वाले रावी नदी के पानी को रोक दिया है। हिंदुस्तान ने 45 साल से पूरा होने का इंतजार कर रहे बांध का निर्माण कर रावी नदी से पाकिस्तान की ओर जाने वाले पानी को रोक दिया है। पाकिस्तान में पानी का प्रवाह बंद करने से जम्मू कश्मीर और पंजाब के किसानों को फायदा होगा। विश्व बैंक की देखरेख में 1960 में सिंधु जल संधि के तहत रावी के पानी पर भारत का विशेषाधिकार है। तो इस पर जो है शाहपुर कंडी बैराज डैम बनाया गया है। ठीक है। और ये पंजाब के पठानकोट जिले में स्थित परियोजना है, जिसकी 1995 में पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव ने
शुरुआत करी थी, लेकिन जम्मू कश्मीर और पंजाब के बीच विवाद के कारण इसका काम रुक गया था। केंद्र सरकार ने दिसंबर 2018 में इस परियोजना पर फिर से कार्य शुरू किया और अब ये बन करके पूरी तरह से तैयार है। बैराज से 206 मेगावाट बिजली भी पैदा होगी, जिससे जम्मू कश्मीर और पंजाब को फायदा मिलेगा। इंडस वाटर ट्रीटी या सिंधु जल समझौता 1960 क्या है? तो इसके तहत 19 सितंबर 1960 को पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान, भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और विश्व बैंक के WAB इलिफ द्वारा कराची में इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक, विश्व बैंक की मध्यस्थता के साथ ये संधि की गई थी और यह संधि सिंधु एवं इसकी 5 सहायक नदियों सतलज, ब्यास, रावी, झेलम, चिनाब के जल बंटवारे को लेकर भारत पाकिस्तान के मध्य की गई। ठीक है, इसके तहत 3 पश्चिमी नदियां सिंधु, चिनाब और झेलम का जल पाकिस्तान को आवंटित किया गया क्या, और 3 पूर्वी नदियां रावी, ब्यास, सतलज का जल भारत को आवंटित किया गया। तो रावी, ब्यास, सतलज का जल भारत यूज करेगा और सिंधु, चिनाब और झेलम का जल पाकिस्तान यूज करेगा। इसका मतलब यह है कि जल का 80% हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, जबकि शेष 20% जल भारत के उपयोग के लिए छोड़ दिया गया। तो इस मैप से आप समझ सकते हैं, ये है सिंधु, ये है झेलम और यह है चिनाब। इन तीनों का ही जल पाकिस्तान को दे दिया गया। ठीक है, पाकिस्तान को दे दिया गया, जबकि रावी, ब्यास और सतलज का जल जो है भारत को मिला। इसमें से भारत अपने लिए, पीने के लिए और कृषि कार्य के लिए यूज कर सकता है, लेकिन बड़े बड़े डैम बना करके इसका उपयोग जल को रोक नहीं सकता। रन ऑफ द रिवर, भारत इन तीनों पर रन ऑफ द रिवर टाइप के डैम भी बना सकता है, यानी कि जिसमें जल रुकेगा नहीं, केवल वहां से निकलते हुए चला जाएगा। भारत में तेंदुओं की स्थिति पर रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में तेंदुओं की आबादी कितनी है? भारत में तेंदुओं की आबादी 13,874 आंकी गई है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 29 फरवरी 2024 को भारत में तेंदुओं की स्थिति पर रिपोर्ट 2022 जारी की। इस रिपोर्ट को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और भारतीय वन्यजीव संस्थान के सहयोग से तैयार किया गया है। और इसके महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या है? तो भारत में तेंदुओं की आबादी 13,874 अनुमानित बताई गई है, जो पिछले वर्ष के अनुमान की तुलना में स्थिरता को दर्शाती है। यानी इसमें न ज़्यादा गिरावट आई है और ना ज़्यादा वृद्धि हुई है, लगभग उतनी ही है। विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग रुझानों के साथ प्रतिवर्ष 8.1% की वृद्धि इसमें दर्ज की गई है। ठीक है, यह तेंदुए के निवास का केवल 80% क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। तो जो ये आकलन आया है वो पूरे देश के जहाँ तेंदुए पाए जाते हैं उसके 70% क्षेत्र पर इसका आकलन किया गया है। और इसमें जो बर्फीले क्षेत्र हैं जहाँ पर हिम तेंदुए पाए जाते हैं तो उसको छोड़ दिया गया है, क्योंकि उसकी रिपोर्ट अलग से आती है। तो इसमें हिमालयन एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों के नमूनों को शामिल नहीं किया गया है। मध्य भारत में स्थिर या थोड़ी बढ़ती जनसंख्या को प्रदर्शित किया गया है, जबकि शिवालिक पहाड़ियों और गंगा के मैदान में इसमें गिरावट देखने को मिली है। अब किस राज्य में सर्वाधिक तेंदुए पाए गए हैं? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक 3,907 तेंदुए, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र 1,985 तेंदुए, कर्नाटक में 1,879 तेंदुए और तमिलनाडु में 1,070 तेंदुए पाए गए हैं। तो सर्वाधिक मध्य प्रदेश में है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है और तीसरे नंबर पर कर्नाटक है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ अभयारण्य है आंध्र प्रदेश में, इसमें सर्वाधिक तेंदुए पाए गए हैं, जबकि पन्ना और सतपुड़ा अभयारण्यों में जो मध्य प्रदेश में है तो इनमें जो है सर्वाधिक संख्या में तेंदुए पाए गए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2024 में भारत के मुख्य क्षेत्र या कोर सेक्टर की उत्पादन वृद्धि सालाना आधार पर 15 महीने के निचले स्तर पर आ गई है। तो अब ये कितनी हो गई है? ये हो गई है 3.6%। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2024 में जनवरी 2023 की तुलना में, ठीक है, तो जनवरी 2023 में 9.7% थी। ठीक है, तो जनवरी 2024 में भारत के कोर सेक्टर की उत्पादन वृद्धि सालाना आधार पर 15 महीने के निचले स्तर 3.6% पर आ गई है। पिछले महीने, ठीक है, पिछले महीने यानी कि दिसंबर 2023 में ये 3.8% थी और नवंबर 2023 में ये 7.9% थी। तो पिछले महीने की तुलना में इसमें गिरावट दर्ज की गई है। और इस गिरावट का कारण क्या है? तो उच्च आधार वर्ष। तो जो आधार वर्ष क्या लिया जाता है? तो जनवरी 2024 के जब आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं तो उसके लिए आधार वर्ष जनवरी 2023 को देखा जाता है। तो जनवरी 2023 में कितनी थी? तो 9.7, यानी उच्च आधार था। ठीक है, तो उच्च आधार वर्ष और दो क्षेत्रों
रिफाइनरी उत्पाद और उर्वरक में नकारात्मक वृद्धि देखने को मिली है। तो यहाँ पर सभी सेक्टरों का दिया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि रिफाइनरी उत्पाद और उर्वरक, तो इन दोनों में ही माइनस में ग्रोथ रेट रही है जनवरी 2024 में। ठीक है, तो कोर सेक्टर क्या होता है? तो प्राथमिक उद्योग जिसका अर्थव्यवस्था पर बहुत ही ज़्यादा या गुणक प्रभाव पड़ता है उसे कोर सेक्टर कहते हैं। भारत में कोर सेक्टर में 8 उद्योगों को शामिल किया जाता है, जिसमें बिजली, स्टील या इस्पात, रिफाइनरी उत्पाद, कच्चा तेल, कोयला, सीमेंट, प्राकृतिक गैस और उर्वरक शामिल हैं। ये उद्योग सामूहिक रूप से औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 40.27% की हिस्सेदारी बनाते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत की जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 2023 में तीसरी तिमाही यानी अक्टूबर से दिसंबर के दौरान सालाना आधार पर कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो इसमें वृद्धि दर्ज की गई है 8.4% की। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ की ओर से 29 फरवरी 2024 को जारी आंकड़ों के अनुसार भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में तीसरी तिमाही जो अक्टूबर से दिसंबर के दौरान सालाना आधार पर 8.4% की मजबूत वृद्धि दर्ज की गई है। पिछली तिमाही में ये 8.1% थी। चालू वित्त वर्ष यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 चल रहा है, ठीक है, तो इसे फाइनेंशियल ईयर 25 कहेंगे, कि पहली और दूसरी तिमाही के लिए जीडीपी के आंकड़ों को संशोधित किया गया है और इसमें बताया गया है कि ये पहली तिमाही में 8.2% रहेंगे, जबकि पहले अनुमान लगाया गया था 7.8% की दर से बढ़ने का, जबकि दूसरी तिमाही में 8.1% रहने का अनुमान लगाया है, जो पहले 7.6% लगाया गया था। और फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए यानी 2023-24 के लिए जीडीपी के अनुमान को 7% से बढ़ाकर 7.6% संशोधित कर दिया गया है। जबकि एनएसओ ने फाइनेंशियल ईयर 23 यानी 2022-23 के जीडीपी के आंकड़ों में संशोधन किया है और इसे पूर्व में लगाए गए अनुमान 7.2 की तुलना में घटाकर 7% कर दिया है। तो जीडीपी क्या होती है? तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद किसी एक साल में देश में पैदा होने वाली सभी वस्तुओं और सेवाओं की कुल मूल्य वैल्यू होती है। अब हम अन्य महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं। तो इसमें पहली खबर है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 29 फरवरी 2024 को ओबेरॉय होटल नई दिल्ली में पोषण उत्सव का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अच्छे पोषण प्रथाओं को बढ़ावा देकर कुपोषण से निपटने के लिए भारत के चल रहे प्रयासों पर प्रकाश डालना था। इसमें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी एवं बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सह अध्यक्ष बिल गेट्स उपस्थित थे। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने CSR यानी कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी वित्तीय सेवाओं के लिए ग्रामीण राजस्थान में वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस सहयोग का लक्ष्य SHG महिलाओं, किसानों और युवाओं सहित 3.5 लाख से अधिक लाभार्थियों तक वित्तीय सेवाएं मुहैया कराना है। कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री ब्रायन मुलरोनी का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नागालैंड सरकार ने परिवार के मुखिया की असामयिक मृत्यु के कारण होने वाले वित्तीय बोझ को कम करने के लिए एक पूर्ण वित्त पोषित मुख्यमंत्री सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना का अनावरण किया है। भारतीय इंटरप्राइजेस के अध्यक्ष और संस्थापक सुनील कुमार मित्तल को ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है। वह यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय नागरिक बन गए हैं। गृह मंत्रालय ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर समूजी गुट और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भट्ट गुट को गैरकानूनी संगठन घोषित कर दिया है। गृह मंत्रालय ने इन दोनों संगठनों को UAPA के तहत अगले 5 वर्ष तक बैन कर दिया है। इसके साथ ही जमात ए इस्लामी जम्मू कश्मीर पर प्रतिबंध 5 साल के लिए और बढ़ा दिया है। तो इनको देश विरोधी गतिविधियों के लिए प्रतिबंधित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 फरवरी को हरित हाइड्रोजन से चलने वाली फेरी या नौका का उद्घाटन किया। यह भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित और निर्मित हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी है। इसमें जीरो एमिशन यानी कि शून्य उत्सर्जन और जीरो नॉइस यानी कि शून्य ध्वनि है और इसका निर्माण कोच्चि शिपयार्ड के द्वारा किया गया है। IPS दलजी चौधरी को एनएसजी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है या एनएसजी के अतिरिक्त प्रमुख बनाए गए हैं। ठीक है, और वर्तमान में इनके पास SSB का महानिदेशक का पद है। ठीक है, तो अब इनको SSB के अलावा एनएसजी का अतिरिक्त प्रभार भी दे दिया गया है।
तो दोस्तों ये थे हमारे 2 मार्च 2024 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, और इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।